हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट जो भी लेक्चर्स गया है आई होप आप सबको समझ में आया है। एंड आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ये भी क्लास 10 का एक चैप्टर है। इस चैप्टर में बेसिकली कुछ है नहीं समझाने वाला, क्योंकि ये सब जो भी है इस चैप्टर में सब कुछ आप लोग पढ़ के आ चुके हो। क्लास 7 का जो चैप्टर है दैट इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, वही हम यहाँ पे पढ़ने वाले, ठीक है। तो आप सबका रिविजन होगा, ठीक है। सो वही सब चीजें है, कुछ भी मतलब हाँ एक दो चीजें थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बाकी सारे चीजें सेम है, ठीक है। सो आप लोगों का रिविजन होगा। अगर आप लोगों ने वो चैप्टर नहीं पढ़ा तो सबसे पहले आप लोग वो चैप्टर पढ़िए, पहले के सारे चैप्टर देख के फिर ये लेक्चर अटेंड कीजिए, ठीक है। एंड हाँ, जोश कैसा है बताओ? एकदम पूरा जोश में रहना है और पढ़ना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स मतलब यहाँ पे प्लांट और एनिमल दोनों की बात की गई है ना। लेकिन हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में, मतलब हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस, ठीक है। तो वो पढ़ने वाले हैं। देखो सबसे पहली बात तो ये रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, ठीक है। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा, ये एसेंशियल नहीं है, ठीक है। लाइक बाकी जो लाइफ प्रोसेसेस है, लाइक न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, वो सब होना पड़ेगा। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर जिंदा रहना है तो बाकी लाइफ प्रोसेसेस चलता रहना पड़ेगा। लेकिन रिप्रोडक्शन जो है वो एसेंशियल नहीं है कि रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो वो जिंदा नहीं रह सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर भी तुम रिप्रोडक्शन बिना किए भी जिंदा रह सकते हो। लेकिन फिर भी रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं लोग, क्यों जरूरी है, या क्यों प्लांट्स और एनिमल्स रिप्रोडक्शन करते हैं, क्यों? क्योंकि वेरिएशन के लिए, ताकि स्पीशीज जो है उसका एग्जिस्टेंस बना रहे दुनिया में, ठीक है। लाइक जो ह्यूमंस है, अगर ह्यूमन 200-300 साल रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो एक टाइम में ऐसा आएगा कि सारा ह्यूमन ही गायब हो गया, ठीक है। क्योंकि या फिर एनिमल्स, मान लो कोई प्लांट का स्पीशीज है, वो प्लांट का स्पीशीज अगर बहुत सालों तक रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो वो लास्ट स्पीशीज होगा और वो खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट उसका जनरेशन आएगा ही नहीं, है ना। तो दुनिया से एक स्पीशीज एक्सटेंट हो जाएगा। अगर ह्यूमन प्लांट ऐसे एक्सटेंट हो गया तो ऑब्वियसली इकोलॉजी इम्बैलेंस हो जाएगा ना। इकोलॉजी में कुछ भी चीजें अगर इम्बैलेंस हो गया तो पूरा इकोलॉजी बिगड़ जाएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए रिप्रोडक्शन जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ को मेंटेन करने के लिए एसेंशियल नहीं है, बट स्टिल रिप्रोड्यूस करना जरूरी है, इसीलिए ताकि स्पीशीज का एग्जिस्टेंस जो है वो दुनिया में बना रहे, ठीक है। समझ में आ गया? अब देखो क्या पढ़ते। अब ये जो रिप्रोडक्शन है ये होता कैसे है? बेसिकली जो होता है सेल डिवीजन के थ्रू होता है ना। मतलब जो डीएनए होता है उसका क्या होता है, वो डीएनए क्या करता है, कॉपी बनाता है। अब देखो दुनिया में सारे लोग एक जैसा नहीं है ना। सारे ह्यूमंस दिखने में अलग अलग है, सारे प्लांट अलग अलग है। ऐसा क्यों है बताओ, सोचो जरा, ऐसा क्यों है? क्योंकि जो डीएनए है वो जब उसका डुप्लीकेट कॉपी बनाता है तब उसमें कुछ वेरिएशंस आ जाते हैं। नहीं तो सारे अगर सिमिलर होते तो वेरिएशन ही नहीं होगा ना। मान लो वेरिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है, मान लो कोई एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है, ठीक है, उसमें सारे के सारे सेम बैक्टीरिया है, मतलब आइडेंटिकल, उसमें सारे फीचर्स भी सेम है। तो मान लो कोई हार्श कंडीशन हुआ अभी, ठीक है, तो वो सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे क्योंकि वो हार्श कंडीशन में जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन अगर ऐसा कोई वेरिएशन आया कुछ बैक्टीरिया में कि वो हार्श कंडीशन में जिंदा रह सकते तो वो रह लेगा, है ना। तो इसीलिए वेरिएशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेरिएशन आएगा तभी एवोल्यूशन होगा, तभी जो स्पीशीज है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, उसमें नया नया फीचर्स ऐड होगा। इसीलिए क्या है, वेरिएशन जरूरी होता है, ठीक है। तो अब देखो समझ में आ गया रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी होता है। और रिप्रोडक्शन में सारे के सारे प्लांट एनिमल एक जैसा नहीं होता, अलग अलग होता है, क्योंकि वेरिएशन चाहिए। और वेरिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है वो समझ में आ गया। अभी हम पढ़ते हैं डायरेक्ट प्लांट का रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो क्लास 7 में ये सारे के सारे तुम लोग पढ़ के आए हो, दैट इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। उसमें भी बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, बट फिर भी यहाँ पे फिर से कर देते हैं। बट मैं ऊपर ऊपर से बोलूंगी, तुम सबको समझ में आना चाहिए, क्योंकि उतना थॉरली नहीं जाएंगे, ये ऑलरेडी पढ़ के आए हो, ठीक है। समझे ना? वो लेक्चर देखा कि नहीं? देखा ना? चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तुम लोग का रिवीजन होगा बस, हाँ ठीक है। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है। हमको पता है प्लांट दो तरह से रिप्रोडक्शन करता है, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों में डिफरेंस क्या है बताओ? बताओ जरा, तुम बताओ, आज तुम्हें बताना पड़ेगा। मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, नहीं तुम्हें आज बताना पड़ेगा। चलो मैं ही बता देती हूँ, क्या ही कर सकते हैं ना।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सीड का फॉर्मेशन नहीं होता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड का फॉर्मेशन होता है। एसेक्सुअल मतलब यहाँ पे सेक्स सेल्स, गैमीट्स नहीं चाहिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स सेल्स मतलब गैमीट्स की जरूरत होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वहां पे एक ही ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है, एक ही ऑर्गेनिज्म से नया ऑर्गेनिज्म बनता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है, ठीक है, दो मिलके फिर एक बनाते हैं, ठीक है। तो अब देखो प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का 6 मेथड है, 6 तरह से प्लांट्स जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। अब देखो कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन सा रिप्रोडक्शन करेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी के डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उसका बॉडी का शेप, उसका बॉडी किस तरह का है, वो यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, उसका शेप कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। मान लो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, यूनिसेलुलर में एक ही सेल है, उतना कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, तो वो ऑब्वियसली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही शो करेगा। लेकिन जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो बहुत ही एडवांस है, लाइक हम ह्यूमन कभी भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, वो हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि ह्यूमन में कितने सेल्स है, मान लो मिलियन ऑफ सेल से हम लोग बने हैं। अब हर एक सेल में सेल डिवीजन होना पॉसिबल है क्या, नहीं है ना। तो इसीलिए एक ऑर्गेनिज्म का बॉडी का कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर डिपेंड करके उसका रिप्रोडक्टिव मोड जो है वो अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल एक फंगस है, ठीक है, दो फंगस मान लो तुम, हाँ, ईस्ट भी एक फंगस है, राइजोपस जो ब्रेड मोल्ड होता है ना, ब्रेड के ऊपर जो फंगस ग्रो करता है उसको हम बोलते हैं राइजोपस फंगस, ठीक है। ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर है, राइजोपस जो है वो मल्टीसेलुलर है। तो ईस्ट जो है वो बडिंग करता है और जो राइजोपस है वो स्पोर फॉर्मेशन करता है, ठीक है। दोनों ही फंगस है, लेकिन दोनों का शेप, दोनों का बॉडी जो है वो अलग है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अलग है, इसकी वजह से मोड जो है वो अलग अलग होता है। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कौन सा है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, ठीक है। अब देखो प्लांट्स जो है वो 6 मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला फिजन, दूसरा फ्रेगमेंटेशन, तीसरा रीजेनरेशन, फोर्थ वन इज बडिंग, फिफ्थ वन इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड द लास्ट वन इज स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक एक करके डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे प्लांट दो तरह का रिप्रोडक्शन करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हम फिशन देखने वाले हैं अभी, ठीक है। आई मेरा दिल चुरा के ले गया, चुराने वाला मेरा कातिल। मुझे गाना वाना नहीं आता यार, हाँ मैं चाहती हूँ मैं तुम लोग को एंटरटेन करूँ, बट तुम लोग सामने हो ही नहीं, मैं कैसे एंटरटेन करूँ बताओ मुझे, इतना दुख है मुझे। क्या बोल रही हूँ मैं, काश तुम लोग सामने होते, कितना अच्छा लगता है ना। तो चलो अभी पढ़ते हैं, अपने दुख को साइड में रखते हुए एक दिन हम जरूर मिलेंगे, जो भी मेरे लेक्चर देख रहे हो है ना, जरूर मिलेंगे हम एक दिन, ठीक है। अभी चलो पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ने वाले हैं अभी फिजन, ठीक है। मैंने क्या बोला, फिजन क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर है तो यहाँ पे गमीट्स नहीं होगा, एक ही ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होगा और यहाँ पे सेक्स सेल्स का मतलब गमीट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। अब देखो फिजन का मतलब क्या है, फिजन का मतलब ही है टूटना। जैसे तुम्हारा दिल टूट गया, ब्रेकअप हो गया तुम लोग का, है ना, वैसे ही टूटना, ठीक है। फिजन और फ्यूजन दोनों अलग चीज है, ठीक है। एक है फ्यूजन, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब फ्यूज करते हैं उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ये है फ्यूजन, ठीक है। फ्यूजन का मतलब है जोड़ना और फिशन का मतलब है टूटना, ठीक है। मेरे सैया जिससे आज मैंने फिशन कर लिया, मतलब ब्रेकअप कर लिया, दिल टूट गया, ठीक है। क्या बोला मैंने, फ्यूजन का मतलब है जोड़ना और फिशन का मतलब है टूटना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, फिशन जो पेरेंट बॉडी होगा वो ब्रेक होके वहां से डॉटर सेल्स बनाएगा, ठीक है। मान लो ये कोई पेरेंट बॉडी है, ये इक्वली बढ़ गया और यहाँ से 2 डॉटर सेल निकला, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, फिशन बोलते हैं, ठीक है। और दोनों डॉटर सेल जो है वो सेम साइज का होगा, इक्वल होगा, ठीक है। और ये इक्वली बटेगा, ठीक है। डॉटर सेल बना, सन सेल नहीं बना, देखा, समझे।
फिशन में क्या होता है, जो पेरेंट होता है वो ब्रेक होके फिर वहां से इक्वल डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, फिशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये फिशन जो है ये दो तरह का होता है, एक होता है बाइनरी फिशन, एक होता है मल्टीपल फिशन। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा, बाई का मतलब है दो, तो यहाँ पे क्या होगा, बाइनरी फिशन में पेरेंट जो है वो डिवाइड होके दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, मल्टीपल फिशन में क्या होगा, ये डॉटर सेल जो है वो डिवाइड होके बहुत सारे, सॉरी ये जो पेरेंट है ये डिवाइड होके बहुत सारे डॉटर सेल का फॉर्मेशन करेंगे, मल्टीपल, दो से ज्यादा, इसीलिए इसको बोलते हैं मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन में क्या होगा, पेरेंट से बहुत सारे डॉटर सेल बनेंगे, बाइनरी फिशन में पेरेंट से दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा। समझ में आ गया? अब देखो ये जो मल्टीपल फिशन है ये कौन शो करता है, मलेरिया कॉज करने वाला जो माइक्रोब होता है वो कौन सा है बताओ, माइक्रोब चैप्टर में पढ़ा था, प्लाज्मोडियम। ठीक है, ये जो प्लाज्मोडियम है ये मल्टीपल फिशन शो करता है। कैसे, मान लो ये प्लाज्मोडियम है, ठीक है, इसका ये पेरेंट है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, डिवाइड होकर बहुत सारे डॉटर सेल का फॉर्मेशन करेगा, सारे डॉटर सेल इक्वल होंगे, इक्वल साइज के होंगे। ठीक है, ये डॉटर सेल है, यूनिसेलुलर एक एक। ठीक है, अब ये जो सारे डॉटर सेल है इसके आसपास एक प्रोटेक्टिव कवर होगा जिसको हम बोलेंगे सिस्ट। ठीक है, सिस्ट। तो जब इसका अनफेवरेबल कंडीशन होगा तब ये सिस्ट क्या करेगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा। जब फेवरेबल कंडीशन आएगा, फेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या है, एक्यूरेट टेम्परेचर, एक्यूरेट मॉइस्ट, मतलब जिस एनवायरनमेंट में वो जिंदा रह सकता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं उसका फेवरेबल कंडीशन। तो फेवरेबल कंडीशन जब आएगा तब ये क्या करेगा, ये सिस्ट जो है ये ब्रेक हो जाएगा और सारे डॉटर सेल्स निकल के फिर यहाँ से नया प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी सीड का जरूरत हुआ, कोई भी गैमेट्स का जरूरत हुआ, नहीं हुआ ना, तो ये क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और ये मल्टीपल फिशन है। ठीक है, अब देखो फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशन जो मैं बार बार बोलती हूँ लेक्चर में, समझ में आता है ना। फेवरेबल कंडीशन मतलब कोई ऑर्गेनिज्म के लिए उसको, मतलब जिस एनवायरनमेंट में वो जिंदा रह सकता है कि टेम्परेचर, पानी, सॉइल सब कुछ ठीक है, एटमॉस्फेयर सब कुछ ठीक है, जिस एनवायरनमेंट में वो जिंदा रह सकता है वो है फेवरेबल कंडीशन, और जिसमें नहीं रह सकता वो अनफेवरेबल कंडीशन। लाइक ये जो मैं यहाँ रह रही हूँ ये मेरा फेवरेबल कंडीशन है, लेकिन अगर मुझे अभी लेके डेजर्ट में छोड़ दिया वो मेरा अनफेवरेबल कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। ठीक है, तो मल्टीपल फिशन समझ में आ गया। अब देखो बाइनरी फिशन जो है ये भी तीन तरह का होता है। ठीक है, एक होता है लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिशन। ये होता क्या है, लेट मी रफ दिस, ये मैं रफ कर रही हूँ। ठीक है, समझ में आ गया होगा ना। बाइनरी फिशन है तो मतलब डॉटर पेरेंट से क्या बनेगा, दो डॉटर सेल बनेगा, है ना। तो ये जो लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिशन है ये शो करता है यूग्लिना। ठीक है, यूग्लिना शो करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, मान लो ये यूग्लिना का बॉडी है, ये लॉन्जिट्यूडिनल, ये ऐसे डिवाइड हो जाता है, ऐसे डिवाइड होके दो यूग्लिना का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, तो ये लॉन्जिट्यूडिनल डिवाइड हुआ। लॉन्जिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स पता है ना, अगर तुम मान लो ये बॉटल है, बहुत ही गंदा हो गया इसका हालत, डोंट जज। अगर तुमको इसको ऐसे काट दिया दैट इज लॉन्जिट्यूडिनल, ऐसे काट दिया सो ये ट्रांसवर्स। ठीक है, ऐसे काटोगे तो लॉन्जिट्यूडिनल, ऐसे काटोगे तो ट्रांसवर्स। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट इज ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। ये जो है ये पैरामेशियम शो करता है। ठीक है, पैरामेशियम शो करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो पैरामेशियम है मान लो ये पैरामेशियम है। ठीक है, मान लो एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है, मान लो ये पैरामेशियम है। ठीक है, तो ये ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन होगा। बाइनरी मतलब दो बनेगा और बाइनरी फिशन मतलब दोनों इक्वल बनेगा। ठीक है, सो यहाँ से क्या होगा, दो पैरामेशियम का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज इररेगुलर बाइनरी फिशन। ये शो करता है अमीबा, अमीबा। ठीक है, इररेगुलर मतलब अमीबा का तो कोई शेप होता ही नहीं है, पता है ना, उसकी मर्जी, वो कहीं से भी डिवाइड हो जाए, वो ऐसे भी डिवाइड हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी डिवाइड हो सकता है, लेकिन हमेशा दो इक्वल हाफ में बटेगा। ठीक है, तो यहाँ से दो अमीबा का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, फिजन समझ में आया। फिजन मतलब पेरेंट जो है वो ब्रेक होकर डॉटर सेल का फॉर्मेशन करता है और सारे डॉटर सेल इक्वल साइज के होते हैं। ठीक है, ये दो तरह का होता है, बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन में पेरेंट से दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन
फॉर्मेशन होता है? मल्टीपल फिशन में पेरेंट्स से बहुत सारे डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जैसे कि प्लाज्मोडियम शो करते हैं, ठीक है। और जो बाइनरी फिशन है वो 3 तरह का होता है। लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिशन जो यूग्लेना शो करता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन जो कि पैरामीशियम शो करता है, और इर्रेगुलर बाइनरी फिशन जो अमीबा शो करते हैं, ठीक है। तो फिजन समझ में आ गया? फिजन का मतलब है ब्रेक होना। अब हम नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड पढ़ते हैं, दैट इज फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? फ्रेगमेंटेशन। अब यहाँ से भी पता लग रहा होगा, फ्रेगमेंट क्या है? टुकड़ा। तो यहाँ पे भी क्या होगा? टुकड़ा होगा। दिल का टुकड़ा ही हो रहा है ना, दिल टूट ही रहा है बार बार। दिल है ही टूटने के लिए, है ना, ऐसा नहीं है दिल टूटने मत दो किसी के लिए भी, ठीक है, ओके। जैसे अभी तुम लोग का क्यों दिल टूटना है बताओ जरा, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन जो है वो स्पाइरोगायरा शो करता है। स्पाइरोगायरा एक एल्गा है, ठीक है। तो ये मल्टी सेलुलर है, तो ये क्या करता है? ये फ्रेगमेंटेशन शो करता है। यहाँ पे भी क्या होता है? जो पेरेंट बॉडी पार्ट होता है वो फ्रेगमेंटेड हो जाता है, मतलब टुकड़ा हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। उस ब्रेक वाला जो पोर्शन होगा उससे नया मतलब ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एग्जाम्पल इज स्पाइरोगायरा, ठीक है। मान लो ये स्पाइरोगायरा है, मान लो नहीं, यही है स्पाइरोगायरा, ठीक है, स्पाइरोगायरा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? कुछ सेप्टा का फॉर्मेशन होगा, सेप्टा, ठीक है, इसको बोलते हैं सेप्टा। वॉल लाइक स्ट्रक्चर होगा, बैरियर टाइप, ये है सेप्टा, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक सेप्टा का फॉर्मेशन हुआ, दिस इज सेप्टा, दिस इज अनदर सेप्टा, ठीक है, 2 सेप्टा बनाना। तो ये जो सेप्टा है ये सेप्टा जब ब्रेक हो जाएगा तब इसके साथ साथ क्या हो जाएगा? ये पूरा स्पाइरोगायरा भी ब्रेक हो जाएगा। मतलब ये सेप्टा ने क्या किया? इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये 2 सेप्टा जब ब्रेक हो जाएगा तो ये इसका 3 टुकड़ा हो जाएगा, ठीक है। उस 3 टुकड़ा से फिर नया क्या हो जाएगा? नया स्पाइरोगायरा का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम अभी। वाह, क्या डायग्राम बनाया है मैंने, तुम लोग देखो जरा, क्या डायग्राम है भाई। एनीवे, चलो, रीजेनरेशन, ठीक है। रीजेनरेशन का मतलब क्या है? पुनर्जन्म। भाई साहब, पुनर्जन्म नहीं, देखो, रीजेनरेशन क्या होता है? तुम लोगों ने कभी नोटिस किया, घर के वॉल में देखना, जो छिपकली होती है, लिजर्ड, ठीक है, छिपकली का कभी कभी पूंछ नहीं होता, देखना, फिर देखना कुछ दिन के बाद वो पूंछ आ जाता है, तो उसी को बोलते हैं रीजनरेशन प्रोसेस, ठीक है। मतलब वो छिपकली का जो पूंछ है वो अगर किसी वजह से टूट गया या कट गया तो वहां का जो सेल्स है वो फिर से ग्रोथ कर देता है उसको, ठीक है। मतलब रीजनरेट हो गया, फिर से जनरेट हो गया, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? रीजनरेशन। तो ये कौन शो करता है? छिपकली तो शो करता है, साथ में प्लनेरिया, ठीक है। प्लनेरिया एक एनिमल है, ये शो करता है। देखो, ये है प्लनेरिया, अब इसको मान लो, ठीक है। ये प्लनेरिया, मतलब डायग्राम यहाँ तक ठीक था, यहाँ से आते आते डायग्राम खराब हो गया, बट ठीक है, तुम लोग इमेजिन कर लो ये प्लनेरिया है, ठीक है। बुक में भी ये डायग्राम अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है, वहां देख लेना अच्छे से, ठीक है। ये देखो, दिख रहा है? देखो, ये प्लनेरिया है, ठीक है। मान लो इस प्लेनेरिया का 3 टुकड़ा हो गया, किसी भी वजह से हो गया, तुमने काट दिया या किसी और वजह से इसका ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है। ये 3 पार्ट में बढ़ गया, फिर क्या होगा? धीरे धीरे इसका पार्ट जो है वो आने लगेगा और एक टाइम में क्या हो जाएगा? पूरा बन जाएगा। तो इसी पार्ट से, ये मरा नहीं, इसका जो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है ये मरा नहीं है, इसका वही 3 पार्ट से नया प्लेनेरिया का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं रीजनरेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज बडिंग, ठीक है। बडिंग जो है ये हाइड्रा और ईस्ट शो करते हैं, ठीक है। बाय द वे, हाइड्रा जो है वो एनिमल है और ईस्ट जो है वो प्लांट है, ठीक है। हाइड्रा एनिमल किंगडम के अंडर में आता है और ईस्ट प्लांट किंगडम के, ठीक है। तो ये दोनों ही क्या करते हैं? बडिंग शो करते हैं। ईस्ट जो है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स क्लास 7 के चैप्टर में ईस्ट का एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं हाइड्रा का एग्जाम्पल देके बता रही हूँ, ठीक है। बडिंग में एक्चुअली क्या होगा? बर्डिंग, बर्ड है तो बर्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। मान लो ये हाइड्रा है, ठीक है, ये हाइड्रा है, इसको बोलते हैं टेंटिकल्स, ठीक है। ये हाइड्रा है, दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो बर्ड का फॉर्मेशन होगा। बर्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा? हाइड्रा में जो सेल डिवीजन हो रहा है तो इस वाले पोर्शन में क्या होगा? मतलब कोई भी एक पोर्शन हाइड्रा का पार्ट, बॉडी पार्ट का, ठीक है, एक पोर्शन में क्या होगा? बहुत ज्यादा सेल डिवीजन होगा, होके फिर इसका आउटग्रोथ होने लगेगा, ठीक है। बाहर की तरफ जो है वो ग्रोथ होने लगेगा, ठीक है। तो बाहर की तरफ जब ग्रोथ होगा तो यहाँ पे ग्रोथ होते होते क्या हो जाएगा? एक टाइम में आके यहाँ पे
ये मैच्योर हो जाएगा, यहाँ पे ग्रोथ होते होते ये एक टाइम में मैच्योर हो जाएगा, और मैच्योर होने के बाद फिर यहाँ से डिटैच्ड हो जाएगा, डिटैच्ड होके नया हाइड्रा का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, तो ऐसे होता है बडिंग, मतलब बड का फॉर्मेशन होता है, फिर वहां से नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। लाइक ईस्ट में भी ऐसे ही होता था, ईस्ट एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक बर्ड होता था, फिर यहाँ से ये बर्ड जो है वो ग्रो होके मैच्योर होके फिर यहाँ से डिटैच्ड होके नया ईस्ट का फॉर्मेशन करता था। ठीक है, सो बडिंग समझ में आ गया। ठीक है, ये लग दी कमा तेरी अखियां गुलाब होगा सारा क्या बोल रही हूँ, मुझे गाना नहीं आता पता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ये तो उस चैप्टर में बहुत अच्छे से बोला। एक प्लांट का रूट, स्टेम, लीफ और बड, ये सारे स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, एक प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट बोलते हैं। ठीक है, एंड फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, तो वेजिटेटिव पार्ट से अगर नया प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव प्रोपागेशन बोलेंगे। लाइक रूट, ठीक है, मैं रिवाइज कराती हूँ। ठीक है, जो रूट है, लाइक पोटेटो, पोटेटो एक एडिबल रूट है, पोटेटो से नया प्लांट बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रूट से बन रहा है, रूट एक वेजिटेटिव पार्ट है तो ये क्या कर रहा है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन कर रहा है। ठीक है, ब्रायोफिल्लम जो है उसके उस पत्ते के साइड में क्या रहता है, मार्जिन में बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है, तो वो पत्ता जब गिरता है तो वो बर्ड से रूट और शूट निकलता है, वहां से नया प्लांट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ब्रायोफिल्लम का पत्ते से नया प्लांट नहीं निकल जाता है। जो प्लांट है ब्रायोफिल्लम का, मान लो ये ब्रायोफिल्लम का प्लांट है, यहाँ पे इसका एक लीफ है। ठीक है, अब इस लीफ से तो नया प्लांट नहीं निकल जाएगा ना, क्योंकि रूट अगर फॉर्मेशन होना है तो रूट ऑब्वियसली सॉइल में वो करेगा ना, रूट को ग्रोथ हमेशा सॉइल के अंदर ही होगा। ठीक है, तो ये पत्ता, ये पत्ते के मार्जिन में बर्ड का फॉर्मेशन होगा, तो ये पत्ता जब गिर जाएगा, ठीक है, ये किसी भी कारण गिर सकता है, हवा के कारण भी गिर सकता है, या फिर ये अगर मतलब मर गया, लाइक इसका क्या हो गया, इसका आयु खत्म हो गया तो ये मर जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, ये जो बर्ड है यहाँ से रूट निकलेगा, शूट निकलेगा और सॉइल की तरफ से फिर यहाँ से नया प्लांट बनेगा। ठीक है, ब्रायोफिल्लम में ये होता है। ठीक है, या फिर कोई स्टेम है, मान लो रोज है, रोज का जो स्टेम है उसको अगर तुमने काट के पॉट में लगा दिया तो वहां से नया प्लांट बन जाता है। तो ये वेजिटेटिव पार्ट से अगर नया प्लांट बन रहा है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन बोल रहे हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो, यहाँ पे दो नया कॉन्सेप्ट है, मैं बोलती हूँ अभी। ठीक है, फर्स्ट वन इज लेयरिंग, व्हाट इज लेयरिंग, एंड द सेकेंड वन इज ग्राफ्टिंग। ठीक है, ये है क्या, ये भी पता है लेकिन ये नाम नहीं पता। ठीक है, ये जो मैंने अभी बोला, जस्ट मैंने क्या बोला, जो रोज है उसका जो स्टेम है उसको काट के अगर तुम एक पॉट में दे दो तो वहां से नया रोज का प्लांट निकलेगा, इसी को हम बोलते हैं लेयरिंग। देखना कभी कभी जो प्लांट होते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स का प्लांट भी होता है, वहां पे कट लगाते हैं। ठीक है, या फिर कुछ मिट्टी विट्टी से कुछ करके उसको पैक करके रख देते हैं। ठीक है, वहां पे रूट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मान लो ये कोई प्लांट का स्टेम है, तुम लोगों ने घर में देखा होगा ना, ये करते हैं। ठीक है, ये कोई प्लांट का स्टेम है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, कुछ प्लांट देके पैक करके रख देंगे, है ना, फिर कुछ दिन के बाद यहाँ से रूट निकलता है। ठीक है, फिर इस रूट के साथ इसको कट करके इस स्टेम को कहीं और लगाते हैं, फिर वहां से नया प्लांट बनता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, लेयरिंग बोलते हैं। ठीक है, ग्राफ्टिंग क्या है, ग्राफ्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग है, समझो। ठीक है, मान लो ये कोई मैंगो का पेड़ है। ठीक है, ये रूट्स है, ये इसका शूट है। ठीक है, ये रूट है, ये शूट है। ठीक है, ये कोई मैंगो का पेड़ है मान लो। ठीक है, अभी जस्ट बड़ा हो रहा है। ठीक है, अब इस मैंगो के पेड़ को यहाँ से काट दिया, मान लो रूट को छोड़ के, थोड़ा सा शूट को छोड़ के इसको काट दिया, काट के यहाँ पे एक एप्पल के पेड़ को इसके साथ कनेक्ट कर दिया, मतलब मिट्टी से या किसी भी चीज से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये प्लांट जब बड़ा होगा, बड़ा होके फिर एक किसका प्लांट बनेगा, ये एप्पल का पेड़ बनेगा। लाइक मैंगो का रूट यूज होके फिर एप्पल का प्लांट बन रहा है ना। तो रूट का बेसिकली ऐसा नहीं होगा कि मैंगो का रूट है तो मैंगो भी होना चाहिए या मैंगो का टेस्ट आएगा एप्पल में, ऐसा नहीं है। क्योंकि रूट का काम क्या है, रूट का काम है कि वाटर एंड मिनरल को कंडक्ट कराना, एब्जॉर्ब करके उसको देना, इसके अलावा कोई काम नहीं है ना। तो वो रूट किसी का भी हो सकता है ना। तो मैंगो के रूट है, मतलब दूसरे प्लांट का रूट है, लेकिन कुछ और प्लांट ही इससे बन रहा है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग बोलते हैं। जिस प्लांट का रूट यूज हो रहा है उसको हम बोलते हैं स्टॉक। ठीक है, और जिसका शूट यूज हो रहा है उसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, स्टाउन या स्टाइन बोलते हैं,
रुको मैं ये भूल गई, मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगी, ठीक है। कुछ तो बोलते, ठीक है, अभी मत लिखो। समझ में आया? ग्राफ्टिंग समझ में आया कि दूसरे प्लांट का रूट यूज करके तुम एक नया प्लांट बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं, तुम थोड़ा यहाँ पे दिमाग लगाओ, ठीक है। अगर तुम लोग के पास दिमाग है तो लगाओ, अगर नहीं है दूसरों से उधार लेके लगाओ, है ना, ठीक है। देखो ये मैंगो का रूट है, मैंगो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है क्योंकि मैंगो एक फ्रूट है, एप्पल भी एक फ्रूट है, ठीक है। तो फ्रूट का फॉर्मेशन हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद ही होगा, ठीक है। फ्रूट का फॉर्मेशन हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद ही होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो मैंगो का रूट यूज करके यहाँ पे एप्पल का पेड़ तो लगा दिया, लेकिन इस एप्पल के पेड़ को होने के लिए कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरूरत हुआ? एप्पल का कोई भी स्टेम आके यहाँ पे लगा दिया, फिर ये ग्रोथ हुआ, ग्रोथ हो गई, यहाँ पे फ्रूट बन गया। ऑब्वियसली जब एप्पल का फॉर्मेशन होगा तब वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरूरत होगी, लेकिन ये प्लांट बनने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरूरत हुई नहीं हुई ना। यहाँ पे वन टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन ही हुआ, ठीक है, रूट और स्टेम को यूज करके। समझ में आया लेयरिंग और ग्राफ्टिंग, ठीक है। हाउ इज द जोश राइट नाउ, जोश है कि नहीं, ठीक है। तो लास्ट मेथड पढ़ते हैं, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। सबसे पहली बात, स्पोर फॉर्मेशन का तो फायदा क्या होता है कि स्पोर जो होते हैं उसके पास एक आउटर कवरिंग होता है जिसकी वजह से वो हार्श हैबिटेट में भी वो जिंदा रह सकता है, ठीक है, खुद को प्रोटेक्ट करके रख सकता है। और स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, एक टाइम में बहुत सारे मतलब नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो सकता है। तो स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोडक्शन करने का ये दो एडवांटेज है, ठीक है। अब देखो स्पोर फॉर्मेशन से कैसे करते हैं, एक मान लो कोई ब्रेड है, ठीक है, उस ब्रेड को अगर तुम बाहर फेंक दो, ठीक है, ऐसे बिना वजह नहीं फेंकना है, ठीक है। हाँ, एक्सपेरिमेंट करने के लिए अगर तुम फेंक दो, हाँ ठीक है, मम्मी कुछ नहीं बोलेगी, नहीं तो पिटाई। तो ब्रेड को तुमने फेंका, कुछ दिन के बाद देखना वहां पे कुछ ब्लूइश ग्रीनिश कलर का कुछ आ जाता है ना, ब्लू ग्रीन मिक्स अप एक कलर होता है, वो कलर आता है, क्यों? वो ब्रेड मोल्ड है। ब्रेड मोल्ड एक फंगाई है जिसका नाम है राइजोपस, ठीक है। ब्रेड मोल्ड और राइजोपस दोनों सेम है, ठीक है। तो वो फंगाई ग्रो कर जाता है वहां पे, ठीक है। तो उसको अगर तुम माइक्रोस्कोप में जूम करके देखोगे तो कैसे दिखेगा, ऐसा दिखता है राइजोपस, ठीक है। ये राइजोपस फंगस है, ठीक है। देखो ये जो है ये इसका रूट है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं राइजोइड। ये क्या करता है, ब्रेड में पकड़ के रखता है, ठीक है। और ये जो है इसको हम बोलते हैं हाइफा। हाइफा जो है वो राइजोपस का वेजिटेटिव पार्ट है, मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, ठीक है। और ये जो है इसको हम बोलते हैं स्पोरांजियम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 11 और 12 में इसके ऊपर तुम्हें बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। स्पोरांजियम, ठीक है। स्पोरांजियम जो है वो एक मतलब क्या होता है, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है राइजोपस का, ठीक है। इस स्पोरांजियम के अंदर क्या होता है, बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, ठीक है। स्पोरांजियम के अंदर स्पोर्स होते हैं और जब इसका फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये जो स्पोरांजियम है ये ब्रेक हो जाता है और यहाँ से सारे स्पोर्स जो है वो डिस्पर्स हो जाते हैं, ठीक है। वो स्पोर्स फिर जमीन में जर्मिनेट होके वहां से नया फंगस ग्रो करते हैं, ठीक है। तो स्पोर फॉर्मेशन से ऐसे क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, ऐसे चिल्लाते रहते, काम नहीं है ना कोई, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन से ऐसे क्या होता है, नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। समझ में आ गया? तो ये स्पोर फॉर्मेशन के बारे में 11-12 में बहुत डिटेल में पढ़ने को मिलेगा, बहुत सारे चैप्टर्स में, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो खत्म हो गया है, उसमें 6 मेथड था और 6 के 6 मेथड हमने पढ़ लिया। एक छोटा सा टॉपिक है वो अभी मैं बताती हूँ, रुको। टिश्यू कल्चर, देखो अब हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज टिश्यू कल्चर, ठीक है। बाय द वे थोड़ी देर बाद जो ये बैकग्राउंड म्यूजिक आता है ना उसके लिए सॉरी, हाँ थोड़ा सा इग्नोर करना क्योंकि अभी इस सिचुएशन में बनाना पड़ रहा है। नेक्स्ट अगर इम्प्रूव हो तो बनाएंगे। जैसे कुछ लोग हैं जिसका कोई काम धंधा होता नहीं, ऐसे ही बेकार में चिल्लाते रहते हैं। आप लोगों के आसपास भी होगा तो उन सबको इग्नोर करके पढ़ाई में ध्यान दो, ठीक है, ठीक है। टिश्यू कल्चर, ठीक है। टिश्यू कल्चर एक्चुअली है क्या, देखो ये आर्टिफिशियली बहुत यूज किया जाता है। इसका काम क्या है, मान लो कोई प्लांट तुम्हें आर्टिफिशियली ग्रो करना है, ठीक है। तो जो प्लांट तुम्हें ग्रो करना है उसका जो टिप है, उसके टिप से तुमने थोड़े से टिश्यू ले लिया, मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू ले लिया, ठीक है। तो एक टेस्ट ट्यूब में उस टिश्यू को रख दिया और एक आर्टिफिशियल मीडियम उसको दिया, लाइक उसको मतलब एक फेवरेबल कंडीशन दिया, एक एक्यूरेट टेम्परेचर दिया, एक्यूरेट वाटर दिया, या फिर लाइट दिया, या फिर हार्मोन्स दिए। एक प्लांट को ग्रो होने के लिए जो भी चीजें चाहिए वो तुमने उसको आर्टिफिशियली दिया, ठीक है। तो कुछ दिन के बाद क्या होगा, वहां से प्लांट निकलना स्टार्ट होगा, ठीक है। और वो जो प्लांट होगा वो डिजीज फ्री प्लांट होगा क्योंकि तुमने उसको आर्टिफिशियल मीडियम में रखा है, ठीक है। तो वहां पे कुछ भी
मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का इफेक्ट नहीं पड़ा है, ठीक है, तो वो डिजीज फ्री प्लांट्स होगा, ठीक है। तो ऐसे टिश्यू कल्चर से हम इसी को बोलते हैं हम टिश्यू कल्चर, ठीक है। तो इससे हम क्या करते हैं, मैक्सिमम जो है ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो है वो ग्रो करने के लिए यूज करते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स का मतलब है जो एस्थेटिक फ्लावर्स होते हैं ना, जो डेकोरेशन में काम आते हैं, जो फ्लावर्स बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर जो तुम अपने गर्लफ्रेंड को गिफ्ट करते हो, है ना, वही सब फ्लावर टिश्यू कल्चर से बनाया जाता है, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, टिश्यू कल्चर का टॉपिक समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। देखो यार, दुनिया में ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको दूसरों को डिस्टर्ब करने के अलावा कोई काम नहीं होता, तो ऐसे लोगों से दूर रहो, ठीक है, और पढ़ाई में ध्यान दो, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो पूरा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स जो है वहां पे जो पढ़ाया था वो एज यूजुअल सेम है, ठीक है, कोई नया टॉपिक नहीं है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हाँ एक दो बातें अलग थी उस चैप्टर से, लेकिन यहाँ पे एक दो बातें अलग थी, मतलब क्या, प्रोसेस तो वही है, हाँ, लाइक रीजनरेशन नया ऐड हुआ, टिश्यू कल्चर नया ऐड हुआ, ये सब नया नया बोला, उस चैप्टर में नहीं बोला था। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा का पूरा क्या है, वही है। तो तुम लोग क्या करोगे, अभी मैं फिर से रिपीट नहीं करने वाली हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स जो है कैसे क्या होता है पॉलिनेशन के थ्रू, उसके बाद जाइगोट फॉर्म कैसे होता है, कैसे पॉलिनेशन के थ्रू फर्टिलाइजेशन होता है, फिर एम्ब्रायो बनता है, फिर फ्रूट एंड सीड कैसे बनता है, वो पूरा का पूरा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स जो चैप्टर है उसका लेक्चर दिया हुआ है, वो लेक्चर जाके तुम लोग देख लेना, ठीक है। वहां पे एक चीज नहीं है बस, कौन सा चीज नहीं है, वो प्लेलिस्ट में तुम लोगों को सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है, वो चैप्टर देख लेना, ठीक है। ये टॉपिक वहां से देख लेना, एज यूजुअल सेम है एकदम पूरा का पूरा, एनसीईआरटी पढ़ के देख लेना दोनों चैप्टर का, ठीक है। वहां पे एक चीज नहीं दिया हुआ है बस। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हुआ, मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास गया थ्रू पॉलिनेशन, उसके बाद उन लोगों का फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट फॉर्म हुआ, जाइगोट से एम्ब्रायो बना, उसके बाद सीड का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब ये सीड जो है उसका थोड़ा सा मॉर्फोलॉजी मतलब यहाँ पे दिया हुआ है, वो मैं बोलती हूँ, ठीक है। जो सीड है, देखो जो ओवरी होता है, ओवरी फ्रूट बन जाता है, ठीक है। वो लेक्चर देख के फिर ये वाला पोर्शन सुनना, ठीक है, तभी समझ में आएगा, ठीक है। ओवरी जो है वो फ्रूट बन जाता है और जो ओव्यूल है वो सीड बन जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले जब ओव्यूल के अंदर एम्ब्रायो का फॉर्मेशन हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, पेटल, सेपल, स्टेमन, पिस्टिल, वो सब कुछ गिर जाता है ना। देखो मतलब क्या बोल रही हूँ मैं, वो वाला लेक्चर देख के फिर ये वाला पोर्शन देखना, ठीक है। ये देखो कुछ बाहर, मतलब क्या बोल रही हूँ मैं, रुको एक मिनट, ठीक है। तो क्या बोलने वाली हूँ मैं, जो ओव्यूल है वो सीड बन जाता है और जो ओवरी है वो फ्रूट बन जाता है, ठीक है। तो ओव्यूल सबसे पहले क्या करता है, उसके बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है जिसको हम बोलते हैं सीड कोट, ठीक है। अब वो जो सीड है उसका मॉर्फोलॉजी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। देखो ये इस बुक को क्या हो गया, ये देखो ये वाला, ठीक है। मान लो ये सीड है, ठीक है, ओके, ये है, ऐसा है, ठीक है, ओके, ठीक है। देखो तुम लोग जस्ट इमेजिन करो, कोई भी सीड है, सीड के ऊपर जो छिलका होता है टफ, वो होता है सीड कोट, ठीक है। उस सीड कोट को निकाल देने के बाद जो होता है वो होता है ओव्यूल, मतलब ओव्यूल के अंदर जो सीड है, ठीक है। सीड को अगर तुम ऐसे दो पार्ट में बांट दोगे, मत मान लो ये सीड है, ठीक है, तुम ऐसे खोल सकते हो ना, ऐसे ऐसे दो पार्ट में खोल सकते हो ना, ऐसे हो जाता है ना। तो उस दो पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कॉटिलीडॉन बोलते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कॉटिलीडॉन। ये क्या करता है, मेनली स्टोरेज का काम करता है, ये फूड को स्टोर करके रखता है, ठीक है। अब देखो एक सीड का तीन पार्ट होता है, ठीक है, सीड कोट, कॉटिलीडन और एम्ब्रायो एक्सेस, ठीक है, एम्ब्रायो एक्सेस, ठीक है। सीड कोट तो पता चला, सीड के ऊपर जो कवरिंग होता है उसी को हम सीड कोट बोलते हैं। उसके बाद जो दो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं कॉटिलीडन, जो मेनली सीड होता है उसको हम बोलते हैं कॉटिलीडन, जो फूड को स्टोर करता है। बीच में क्या होता है, ये होता है एम्ब्रायो एक्सेस। एम्ब्रायो एक्सेस का दो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं प्लूम्यूल, जहां से शूट निकलता है, इसको हम बोलते हैं रेडिकल, ठीक है, जहां से रूट निकलता है। तो कोई भी सीड को अगर तुम जमीन में गाड़ रहे हो, लगा रहे हो, तो जो रेडिकल है वो हमेशा नीचे होना चाहिए। देखना सीड लगाने के टाइम मम्मी लोग देख के लगाते हैं, ऐसे 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 नहीं, रैंडमली नहीं लगाते, देख के लगाते हैं, ठीक है, समझ में आया। जो रेडिकल होता है उससे क्या निकलता
निकलता है, रूट निकलता है, और जो प्लूम्यूल होता है वहां से शूट निकलता है। ठीक है, कभी खेत में जाके देखना फार्मर्स लोग कैसे सीड लगा रहे हैं, ऐसे ही लगाते हैं। ठीक है, तो सीड का 3 पार्ट है, सीड कोट, कॉटिलिडन और क्या है, एम्ब्रायो एक्सिस, जहां से है प्लूम्यूल से शूट निकलता है और रेडिकल से रूट निकलता है। समझ में आया? पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स जो है वो वाला लेक्चर देख के फिर मैंने जो बोला ये वाला पोर्शन देखना। ठीक है, तो ये लेक्चर हो गया है खत्म। ठीक है, हाउ प्लांट्स रिप्रोड्यूस वो हमने पढ़ा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट एक लेक्चर बाकी है क्लास 10 का, दैट इज हेरिडिटी। फिर क्लास 10 तक सारे बॉटनी के लेक्चर्स हो जाएंगे खत्म। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 11 से। ठीक है, और 11 से जब स्टार्ट करेंगे तो हफ्ते में एक ही लेक्चर आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, समझ में आया? और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ठीक है, सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तो बाय बाय।